नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 13 रहेगी। अब तक जो है 12 क्लास हम कर चुके हैं और 12 की 12 जो है आपको प्ले लिस्ट में सारी क्लास आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने जो है क्लास नहीं देखी या कोई भी क्लास मिस हुई है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारी क्लास आपको सीक्वेंस में मिलेगी। आप सीरीज़ में जो है एक एक क्लास देख सकते हैं। और साथ ही जो है पीडीएफ बहुत जल्दी जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। अभी तक 2-3 क्लास की डाली जा चुकी है। तो जिन बच्चों को जो है पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हरियाणा के किस जिले से ऑक्सीजन पार्क लगाने की शुरुआत की गई है। तो अभी आपको पता है कोविड के चलते जो है ऑक्सीजन की बहुत सारी दिक्कत आई थी, तो उसी के चलते ऑक्सीजन पार्क जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो हरियाणा में कौन से जिले से जो है वो शुरू किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है करनाल से। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा। करनाल, जिसको क्या बोला जाता है आपका सीएम सिटी बोला जाता है। क्या? सीएम सिटी। जो आपका क्या धान का कटोरा भी बोला जाता है, धान का कटोरा भी किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। इसके अलावा जो आपके नगर निगम है उसमें से सबसे कम जनसंख्या वाला जो है, सबसे कम यहाँ पर लिख देते हैं तो ताकि जो आप स्क्रीनशॉट ले सके। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जो नगर निगम कौन सा है? तो नगर निगम आपका रहेगा कौन सा? करनाल, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। इसके अलावा NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? करनाल में। और जो आपकी तराइन के जो युद्ध हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? तराइन तरावड़ी जो है वो भी कहाँ पर है? करनाल में है। और एक आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है करनाल का युद्ध जो है वो कब हुआ? करनाल का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1739 में। 1739 में किसके बीच में हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में आपका करनाल का युद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और जो है नादिर शाह जीता था। और वो क्या है, जो आपका कोहिनूर हीरा जो है उसको ले गया था। तो आपको याद रखना है करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में। करनाल को सीएम सिटी बोला जाता है और जो धान का कटोरा है वो बोला जाता है। सबसे कम जनसंख्या वाला नगर निगम नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा करनाल से ऑक्सीजन पार्क लगाने की शुरुआत की जा रही है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर भिवानी, जो इसको क्या बोला जाता है आपका? मिनी क्यूबा बोला जाता है भिवानी को। मिनी क्यूबा भिवानी को बोला जाता है। इसके अलावा बॉक्सिंग क्लब जो है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मास्टर जगदीश, ये आपको याद रखना है अच्छे से, मास्टर जगदीश और हवा सिंह के द्वारा जो है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की जो है वो स्थापना की गई। छोटी काशी जो है वो भी भिवानी को बोला जाता है। और इसके अलावा देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? कैथल। कैथल में जो है क्या इंपॉर्टेंट है? तो आपका देहाती मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? कैथल में लगता है। और आपका यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा है? तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये आपका कैथल में है। 3 गुरुद्वारे हैं आपके। श्री मंजी साहिब आपका कैथल में है। दूसरा सीधा आपका रहेगा मंजी साहिब, तो वो आपका कहाँ पर रहेगा? तो वो आपका अंबाला में रहेगा। और तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो कि कौन सा है? गुरुद्वारा मंजी साहिब, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका रोहतक में है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। चौथा जींद जो है, जिसको क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। बुलबुल झील, भूतेश्वर मंदिर, ये सब कहाँ पर है? जींद में है। इसके बाद देखिए करनाल में जो है इसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। और विश्व पर्यावरण दिवस पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे जो है। और इस दिवस पर जो है इसकी शुरुआत की गई है। और इसके बाद ऑक्सीजन पार्क जो है वो पंचकुला में बनाया जाएगा। करनाल से शुरुआत की जाएगी और फिर आपका पंचकुला में बनाया जाएगा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पर मिलने वाला प्रमाण पत्र जो है वो अब कब तक मान्य रहेगा? यानी कि जो आपका एचटेट का है, आपका इस नाम से तो काफ़ी कन्फ्यूज होंगे। एचटेट जो है उसका जो आपका जो क्लियर करने के बाद जो आपका प्रमाण पत्र है वो कितने साल तक वैलिड रहेगा? तो वो 10 आपका लाइफ टाइम तक जो है वो वैलिड रहेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है एस्टेट पास करने पर अब जीवन भर मान्य रहेगा। और पहले इसकी वैधता कितनी थी? 7 साल थी। और इसकी घोषणा किसने की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो आपके निशंक पोखरियाल जो है इन्होंने की है। और इन्होंने क्या की है, जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा भी टेट का जो आपका है उसकी भी वैधता आजीवन कर दी है, यानी लाइफ टाइम कर दी है। हरियाणा ने तो हरियाणा टेट की है और बाकी सेंटर ने जो है सभी टेट की आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी है।
एचपीएससी जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो एचपीएससी की स्थापना आपको बतानी है कब हुई। तो आपका जब हरियाणा बना 1966 में 1 नवंबर 1966 को जो है आपके एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका 1935 इसके। और दूसरा आपका जो रहेगा पंजाब, कौन सा, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1966, इन दोनों के तहत जो है एचपीएससी की स्थापना की गई। कब, 1 नवंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा एचपीएससी का, तो वो आपको पता है पंचकुला में जो है आपका हेडक्वार्टर रहेगा। एचएसएससी का भी पंचकुला में है और एचपीएससी का भी पंचकुला में है। और आपका जो है UHBVNL यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का भी आपका पंचकुला में है। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए जो आपकी एचपीएससी है इसके अध्यक्ष कौन है। इसमें क्या होता है, एक तो मेन अध्यक्ष होता है और इसमें 8 अलग मेंबर होते हैं। और जिनकी जो है किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। अभी जो है इसके चेयरमैन कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अभी वर्तमान में एचपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो आलोक वर्मा जो है वो इसके चेयरमैन है। जब अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं तो पहले जो चेयरमैन थे उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो दरबारी लाल गुप्ता जो है वो पहले चेयरमैन थे एचपीएससी के। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। एचपीएससी का हेडक्वार्टर पंचकुला में है। इसमें 8 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, जिनकी क्या है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ग्राम सचिव के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि एचपीएससी के जो आपके चेयरमैन है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आपके सामने प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो कौन थे। तो जो प्रथम स्पीकर, लोकसभा के सबसे प्रथम जो है वो स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर जो है वो प्रथम स्पीकर थे। और इन्हीं के विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया। जीवी मावलंकर, इसकी फुल फॉर्म आपकी रहेगी गणेश वासुदेव मावलंकर जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। कौन सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये कौन से थे, ये पहले लोकसभा स्पीकर थे। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है अभी वर्तमान में जो है कौन से नंबर के हैं, तो 18वें नंबर के। और अभी वर्तमान के जो है लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम बिड़ला जो है वो भी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है। कौन से नंबर के, तो 18वें नंबर के जो है वो लोकसभा स्पीकर है। इसके अलावा देखिए आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर लोकसभा की बात हो चुकी है तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको आर्टिकल याद करने के लिए, कि आपको ये आर्टिकल याद करने बहुत ही सरल है आपको आर्टिकल याद करने। तो सरल से आपको याद रखना है कि आपका स से आपका कौन सा हो जाएगा और रे से ले से। देखिए स से आपका संसद और कौन सा 79 आर्टिकल, रे से आपका राज्यसभा 80 और ले से आपका कौन सा लोकसभा 81। तो इन तीनों को याद करना बहुत ही सरल है और आपका 79 से शुरू करना है। यानी कि सरल से आपका संसद कौन से आर्टिकल में है, तो 79 में है। रे से आपका राज्यसभा कौन से में है, तो 80 में है। और लोकसभा आपका 81 में है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके अलावा राष्ट्रपति का जो है वो आर्टिकल कौन सा है और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और पीएम का ये भी हम याद करेंगे। देखिए आसानी से आपको याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति का आर्टिकल आपको याद करना है कितना है, 52। आर्टिकल 52 में जो है ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो वो आर्टिकल 52 में है। इसमें आपको क्या करने हैं, 11 ऐड कर दें, कितने हो जाएगा 63। तो ये आपका क्या है उपराष्ट्रपति के बारे में। और इसमें अगर 11 ऐड करेंगे तो 74, तो वो आपका पीएम यानी प्रधानमंत्री का जो आर्टिकल है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो कौन से आर्टिकल के तहत है, तो वो 74 के तहत है। तो इतने सारे आर्टिकल देखिए आपको एक बार में याद हो चुके हैं। संसद कौन से आर्टिकल में है, 79 में। राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है, 52 है। इसमें 11 ऐड करेंगे तो उपराष्ट्रपति का आ जाएगा 63 और इसमें 11 ऐड करेंगे तो प्रधानमंत्री का 74 जो है वो आर्टिकल हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति जो है वो कौन है, राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। कौन से, जो उपराष्ट्रपति जो है। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू जो है अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। भारत की सीमा रेखा कितने पड़ोसी देश लगे हैं, भारत की सीमा से जो है कितने पड़ोसी देश लगे हैं, तो ये आपको बताना है। इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कितने जो है पड़ोसी देश लगे हैं। तो चलिए देखते हैं मैप।
देखिए ये आपके सामने मैप है और पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो अब देखिए जो पड़ोसी देश जो है वो कौन कौन से है, तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहला कौन सा है, पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। देखिए अकॉर्डिंग टू आपके मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका लद्दाख का एरिया है, लद्दाख का एरिया, तो ये एरिया जो है ये POK है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो है। और यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, इधर जो अक्साई चीन है वो इस साइड है, जो लद्दाख का एरिया चीन के पास है। तो यहाँ पर जो है अफगानिस्तान इस साइड पे, यहाँ पे जो है थोड़ा सा टच करता है इस साइड पे, लेकिन एक्चुअल में जो है अभी अफगानिस्तान जो है भारत के साथ टच नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है अभी तक भारत अपना इस पर कब्जा दिखा रहा है अभी तक, लेकिन जो है इस पर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया है। लेकिन जो इसके अभी तक जो डॉक्यूमेंट है वो भारत के नाम है, क्योंकि जो कश्मीर का जो हिस्सा था वो जो भारत सरकार के अंडर आया था कश्मीर, और वो राजा जो थे, राजा का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, उन राजा ने जो है पूरे जो कश्मीर को है भारत में मिलाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। तो इसीलिए जो है भारत अभी तक इसको जो है अपना हिस्सा मान रहा है। तो इसीलिए अफगानिस्तान को ये बताते हैं कि ये टच करता है, लेकिन बाउंड्री बहुत थोड़ी सी टच होती है अफगानिस्तान के साथ। तो पहला आपका कौन सा, पाकिस्तान, दूसरा आपका अफगानिस्तान। इसके बाद देखिए तीसरा इधर चीन, जिसको ड्रैगन बोला जाता है, तीसरे नंबर पे चीन आ गया। चौथा आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा है, चौथा नेपाल, नेपाल जो है वो टच होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं भूटान, भूटान जो है वो टच होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यांमार यानी बर्मा जो है वो इधर जो आपकी 7 सिस्टर जो है उस साइड यहाँ पे टच करता है पूर्वी साइड में। तो आपका कौन सा हो गया 6 नंबर। और 7वां नंबर जो आपका कौन सा है, बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच जो होती है वो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ होती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो 7 देश जो है वो भारत के साथ जो है टच होते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा, 7 देश जो है वो भारत के सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं। तो आपको ये भी पिछली क्लास में मैंने बताया था, सीमा से लगे हुए कितने, 7 पड़ोसी देश है। कर्क रेखा से कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्य से गुजरती है। और तट रेखा पर जो है कितने राज्य लगते हैं, 9 राज्य लगते हैं। तो मैप जो है अच्छे से याद करना है, मैप भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। देखिए हरियाणा में सबसे कम बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे कम जो है कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो सबसे कम जो है वो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं हरियाणा में। और वो कितने % है, तो 0.02% जो है वो हरियाणा में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और वहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो पंचकुला में रहते हैं। अब देखिए इन चारों के बारे में बात करेंगे, चारों ऑप्शन। सबसे ज़्यादा जो है वो बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं, पंचकुला में रहते हैं। और पंचकुला के ही नज़दीक में जो आपका यमुनानगर है, तो यहाँ पर सबसे कम जो है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। नज़दीक नज़दीक में है दोनों। तो आपका पंचकुला में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग, यमुनानगर में सबसे कम है। दूसरा देखिए महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं, महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ में कितना % है, लगभग 88% के आसपास जो है हिंदू रहते हैं महेंद्रगढ़ में। और सबसे कम हिंदू की बात करें तो मेवात में, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया जो है वो मेवात है। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है किसकी जो है ज़्यादा % है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, जिनमें क्या है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिए गए हैं। तो वो कहाँ से लिए गए हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। भाग कौन सा रहेगा, भाग 4 रहेगा। आपको याद करने में आसानी इसलिए होगी, देखिए हमने क्या किया था, जो मौलिक अधिकार जो है वो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। मौलिक अधिकार जो है वो कौन से आर्टिकल, वो कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है आपके कौन से मौलिक अधिकार। और आर्टिकल आपके 12 से 35 तक। और जब 35 पर ये समाप्त होते हैं तो इसी के बाद जो है भाग 3 में थे, इसके बाद भाग 4 आएगा। और आपका 36 से लेकर 51 तक जो है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आते हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। एनी बेसेंट जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंडर जो आपका आता है, जो ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था, आर्टिकल 40, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि हर एक गांव में, हर एक जिले में जो है ग्राम पंचायत होनी चाहिए। यानी ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 40। और ये जो है किसके अंडर आता है, तो नीति निर्देशक तत्व के अंडर आता है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट आपके सामने विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, इसको याद करने के लिए भी हम आसानी से याद करेंगे। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, तो वाशिंगटन DC में जो है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है,
अध्यक्ष कौन है, तो वो है डेविड मालपास। अब इसको याद करने के लिए आप क्या कहोगे, देखिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो कि सभी देशों को कर्जा देता है जब उनको पैसों की जरूरत होती है, तो विश्व बैंक के पास क्या है, सबसे ज़्यादा माल इसी के पास है, तो क्या हो गया, मालपास। आप देख सकते हैं ये मालपास, सबसे ज़्यादा मालपास जो माल है किसके पास है, वर्ल्ड बैंक के पास है, तो इससे आप याद कर सकते हो इसके अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास जो है वो इसके अध्यक्ष है। त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। देखिए त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है, तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, तो विप्लव कुमार देव जो है वो भी वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो जिष्णु देव वर्मा जो है उप मुख्यमंत्री है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। उसके बाद राज्यपाल देखिए रमेश बैस जो है वो यहाँ के राज्यपाल है, और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, बंगाली, अंग्रेजी ये भाषा बोली जाती है। लेकिन त्रिपुरा की जो है मूल भाषा कौन सी है, तो कोक बोरोक जो है यहाँ की मूल भाषा है, जिसे त्रिपुरी या तिप्रा कोक भी जाना जाता है। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें आपके लिए जो मेन क्या है, एक तो आपको याद रखना है राजधानी कैपिटल कौन सी है, दूसरी आपको याद रखना है यहाँ के मुख्यमंत्री, और तीसरा यहाँ के राज्यपाल। ये तीनों जो है कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके, तो ये चीज़ें याद रखनी है। कुरुक्षेत्र के बारे में बात करते हैं। कुरुक्षेत्र की जो है स्थापना कब हुई, तो 1973 में स्थापना हुई। 1973 में कब हुई, तो 23 जनवरी को जो है 23 जनवरी 1973 को करनाल की जो है आपकी कुरुक्षेत्र की जो स्थापना हुई, उससे पहले जो है ये करनाल जिले में हुआ करता था, तो करनाल जिले से अलग करके कुरुक्षेत्र को बनाया गया, और बाद में जो है जिले के कुछ भाग को कैथल और यमुनानगर जिलों के निर्माण के समय स्थानांतरित कर दिया। और थानेसर जो है राजधानी हुआ करती थी किसकी, राजा हर्ष की, और राजा हर्ष का जो है समय काल कब हुआ करता था, 606 से 647 तक हुआ करता था। और सन 1011 में महमूद गजनबी ने जो है तहस नहस कर दिया था, और उसने आक्रमण किया था थानेसर पे। कुरुक्षेत्र में जो है कौन सा, कुरुक्षेत्र के पीपली में क्या है, चिड़ियाघर है। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है आपकी प्रथम A+ ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और इसके VC कौन है, तो आपके कौन से हैं, सोमनाथ सचदेवा जो है वो इसके VC है, सोमनाथ सचदेवा जो है इसके VC है। अब जो है आपके लिए एक और क्वेश्चन है, HCU के VC कौन है, आपको बताना है। पिछली 2-3 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपकी मर्जी, आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन सभी बच्चों के कमेंट देखे जाते हैं और उनके रिप्लाई भी किए जाते हैं। अगर आपके कमेंट में अच्छी नॉलेज होगी तो उस कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा, ताकि अदर बच्चे भी जो देखे तो उनको जो है काफ़ी नॉलेज मिल सके। कुरुक्षेत्र जिले में जो है भीम अवार्डी खिलाड़ी कौन है, तो रानी रामपाल है, और पुनीत राणा और पंकज, ये भीम अवार्डी खिलाड़ी है। महिला हॉकी एकेडमी जो है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र के शाहबाद को क्या कहा जाता है, तो हॉकी का गढ़ कहा जाता है आपके शाहबाद को। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। NIT कहाँ पर है, तो NIT कुरुक्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा आलू और शकरकंद किस जिले में होती है, तो कुरुक्षेत्र में होती है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो 5 लाख रुपए जो है वो दी जाती है भीम पुरस्कार के अंतर्गत। मिनी क्यूबात के नाम से किसे जाना जाता है, आज की क्लास में शुरू में डिस्कस किया था, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। देखिए देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, पानीपत में स्थापित किया गया देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। जमींदार लीग जो है उसकी स्थापना किसने की, तो सर छोटू राम ने जो है जमींदारा लीग की जो है वो स्थापना की। और कब स्थापना की, 1923 में जो है इसकी स्थापना की। सर छोटू राम जिनका जन्म रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ, और गढ़ी सांपला का नाम चेंज करके छोटू राम नगर जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है कुंडली मानेसर पलवल जो है इसकी लंबाई कितनी है, देखिए एक ये है KMP और एक आपका होता है KGP। जो आपका दिल्ली का जो एरिया है उसमें क्या है, इधर सोनीपत पड़ता है और इधर ऐसे UP लगता है। तो यहाँ से क्या है, दिल्ली को कट करने के लिए यानी बाईपास निकालने के लिए ये सोनीपत का, कुंडली मानेसर आपका, गुरुग्राम का और पलवल ऐसे करके जो है एक बाईपास निकाला गया है। और इसी तरह से सेम दिल्ली की दूसरी साइड यानी पूर्वी साइड भी एक और निकाला गया है जिसको KGP नाम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, कुंडली, उसके बाद यहाँ पे गाजियाबाद और फिर यहाँ पे पलवल। तो KMP और KGP ये दोनों जो है हाईवे यहाँ से निकाले गए हैं। देखिए उसके बाद मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे बात करेंगे, बायोलॉजी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर के प्लाज्मा में जो है किसके द्वारा एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। लिम्फोसाइट पिछली क्लास में हमने किया था, आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल जो है उनको क्या बोला जाता है, उनका दूसरा नाम क्या है, लिम्फोसाइट। और जो RBC यानी रेड ब्लड सेल का हमारा नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट जो है वो हमारा RBC का यानी रेड ब्लड सेल की फुल फॉर्म जो आपका दूसरा नाम होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल का आपको मैंने बताया था क्या काम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाई जाती है। और जब कैंसर किसी को होता है तो उसमें क्या है, व्हाइट ब्लड सेल पे ही इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो है लिम्फोसाइट हमारी क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और यही जो है एंटीबॉडी बनाती है।
और उसके बाद देखिए आरबीसी जो है उसका शमशान घाट किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को आरबीसी जो है इसका क्या शमशान घाट यानी आरबीसी का कब्रगाह किसे बोला जाता है, प्लीहा स्प्लीन या तिल्ली बोला जाता है, तो वो इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्रेब्स चक्कर जो है क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण किया जाता है, तो पायरुविक एसिड जो है उसका संश्लेषण किया जाता है क्रेब्स चक्कर में। कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी जो बोला जाता है वो किसको, कीड़ों के अध्ययन करने वाली साइंस को बोला जाता है। पित्त या बाइल जो है किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो लीवर के द्वारा जो है बाइल जूस बनाया जाता है। और अगर यहाँ पर आ जाए कि बाइल जो है वो स्टोर कहाँ पर होता है, तो बाइल स्टोर कहाँ पर होता है, तो गाल ब्लैडर में जो है वो स्टोर होता है। गाल ब्लैडर, लीवर जो है इसको बनाता है और उसके बाद गाल ब्लैडर में जाकर ये स्टोर हो जाता है। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है, जो HCl होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए जो है ये बाइल जूस जो काम आता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट आपके सामने मानव शरीर में जो है ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो स्प्लीन या तिल्ली। स्प्लीन या तिल्ली जहाँ पर आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है, इसे ही जो है ब्लड बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में जो है जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो यहाँ से भी लिया जाता है। तो इसका आपका जो रहेगा तिल्ली, स्प्लीन या आपका क्या रहेगा प्लीहा। तो इसको प्लीहा को क्या क्या बोला जाता है, तो आरबीसी का कब्रगाह और ब्लड बैंक भी बोला जाता है। तो ये थे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट लिए जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है उनको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो या किस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन ऐड करने हैं उसके बारे में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो है PDF बहुत जल्दी जो है डाउनलोड जो डाल दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक जो है 2-3 क्लास की डाली जा चुकी है, बाकी जो है धीरे धीरे हम डाल देंगे ताकि जो आप वहाँ से रिविजन कर सके। क्लास में अगर ज़्यादा टाइम लगे तो इसको 2 की स्पीड करके देखें या 1.5 की स्पीड करके देखें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन देखें जरूर ताकि जो है एग्जाम तक हम काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, तो आपके एग्जाम तक जो है आपको जीके के पोर्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो इस क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।